जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो औपनिवेशिक शासन की नींव को हिला दे, वो भी उसी के अपने हथियारों से। हम बात कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी की, जिन्हें हम सब भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। पर वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, नहीं, वो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया। और वो हथियार था खुद ब्रिटिश साम्राज्य के अपने ही आंकड़े। अब यही सवाल तो उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है ना? एक आदमी जो ब्रिटिश संसद का सदस्य था, वो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कैसे बन गया? यही उनकी यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो विश्वास से शुरू होकर आलोचना तक गई और आखिर में आज़ादी की मांग पर खत्म हुई। चलिए इस सफर को समझते हैं। तो ये हैं दादा भाई नौरोजी, एक विद्वान, एक कारोबारी और एक राजनेता। आप उनका चेहरा देखिए, कितना शांत और गंभीर हैं, पर इस शांति के पीछे एक फौलादी इरादा छुपा था। ये वही शख्स थे जिन्होंने आगे चलकर गांधी और नेहरू जैसे नेताओं को भी प्रेरणा दी और भारत की आज़ादी की लड़ाई की बौद्धिक और नैतिक नींव रखी। तो चलिए उनकी कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं। ये वो दौर है जब वो एक विश्वास करने वाले से एक आलोचक बने। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि नौरोजी हमेशा से ब्रिटिश शासन के विरोधी नहीं थे। असल में उनकी शुरुआत तो ब्रिटिश सिस्टम में गहरे यकीन के साथ हुई थी। देखिए, उनकी कहानी शुरू होती है बॉम्बे के गरीब पारसी परिवार से, लेकिन अपनी जबरदस्त अकादमिक काबिलियत के दम पर वो एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर बने, पहले भारतीय प्रोफेसर। वो मानते थे कि शिक्षा के जरिए ही समाज को कुछ वापस दिया जा सकता है। शुरू में तो उन्हें पक्का यकीन था कि अंग्रेज न्यायपसंद लोग हैं और अगर उन्हें भारत की तकलीफों के बारे में ठीक से बताया गया तो वो जरूर सुधार करेंगे। और इसी भरोसे के साथ वो लंदन चले गए। अब इतिहास की नज़र से देखें तो नौरोजी का काम बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा गैप भरा। उन्होंने 19वीं सदी के अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय विचारकों को एक आवाज़ दी जो डेटा पर आधारित थी। मतलब उन्होंने सिर्फ जज्बाती दलीलें नहीं दी, नहीं, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के ही आंकड़ों को उठाया और उन्हीं से अपनी बात को साबित कर दिखाया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक असर का विश्लेषण करना शुरू किया तो उनके सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिसने सब कुछ बदल दिया, एक चौंकाने वाली सच्चाई। इसे उन्होंने नाम दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी धन की निकासी का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा था। भारत का पैसा, यहाँ के संसाधन, यहाँ की दौलत, सब कुछ लगातार ब्रिटेन जा रहा था और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था। ये कोई व्यापार नहीं था साहब, ये तो एक तरफा लूट थी, शोषण था। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। नौरोजी ने हिसाब लगाया कि सिर्फ 1814 से 1845 के बीच 35 करोड़ पाउंड भारत से ब्रिटेन भेजे गए थे। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय रकम थी। और यही भारत की गरीबी और यहां बार बार पड़ने वाले अकाल की एक सबसे बड़ी वजह थी। तो आखिर ये ड्रेन काम कैसे करता था? देखिए, हम भारतीय जो टैक्स देते थे, उस पैसे से यहाँ काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों को मोटी मोटी तनख्वाह दी जाती थी और जब वो रिटायर होते तो उन्हें ब्रिटेन में पेंशन भी इसी पैसे से मिलती। भारत के संसाधनों से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी और वो पैसा जो भारत में ही लग सकता था, जिससे यहाँ उद्योग बढ़ते, खेती सुधरती, वो पोटेंशियल सरप्लस भी ब्रिटेन ही जा रहा था। जब ड्रेन ऑफ वेल्थ की ये सच्चाई सामने आई तो उसने नौरोजी को एक राजनेता बना दिया। लेकिन उनकी लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं थी। उन्हें एक बहुत ही नाजुक राजनीतिक रस्सी पर चलना था, एक बैलेंस बना के रखना था। अब देखिए उनकी रणनीति। पब्लिक में, खासकर ब्रिटेन में, वो बहुत नर्म लहजे में बात करते थे। वो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी दिखाते और सती प्रथा जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए उनकी तारीफ भी करते। ये एक सोची समझी चाल थी ताकि ब्रिटिश नेता कम से कम उनकी बात सुनने के लिए तो तैयार हों। लेकिन पर्दे के पीछे उनके निजी खतों में कहानी बिल्कुल अलग थी। उनका असल मकसद एकदम साफ था। उन्होंने लिखा, आखिरकार हमारी सारी कोशिशें होम रूल के लिए ही हैं। ये जो दोहरापन है ना, यही उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है। वो जानते थे कि सिस्टम के अंदर रहकर ही सिस्टम को बदला जा सकता है। उस दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो बड़े गुट थे, एकदम बटी हुई थी पार्टी। एक तरफ थे गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व वाले नरमपंथी। ये लोग याचिकाओं और संवैधानिक सुधारों में यकीन रखते थे। और दूसरी तरफ थे बाल गंगाधर तिलक के गरमपंथी, जो स्वदेशी, बहिष्कार और सीधे आंदोलन की वकालत करते थे।
अब इस बंटवारे के बीच दादा भाई नौरोजी एक पुल की तरह थे। वो अकेले ऐसे नेता थे जिनकी इज्जत दोनों तरफ के लोग करते थे, दिल से करते थे। यहां तक कि तिलक, जिनकी सोच नौरोजी से बिल्कुल अलग थी, वो भी उन्हें राजनीतिक मामलों में हम सबका गुरु कहते थे। और इसी वजह से वो कांग्रेस को टूटने से बचा पाए। इसी बेमिसाल सम्मान की वजह से उन्हें 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और हर बार एक बहुत ही अहम मोड़ पर। 1886 में उन्होंने कांग्रेस को पूरे देश की राजनीतिक आवाज बनाया। 1893 में जब वो ब्रिटेन में चुनाव जीतकर लौटे तो उन्होंने संसद में सीधे भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग की। लेकिन 1906 में जब पार्टी टूटने ही वाली थी, तब उन्होंने अपना सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। साल 1906, कलकत्ता अधिवेशन। ये उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा का सबसे ऊंचा मुकाम था, क्लाइमैक्स था। ये वो पल था जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। ये कार्टून उस वक्त के माहौल को एकदम सही तरीके से दिखाता है। 1906 आते आते दादा भाई नौरोजी का नाम और स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट का विचार, ये दोनों एक दूसरे का पर्याय बन चुके थे। कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच बिल्कुल टूटने की कगार पर थी। ऐसे में 81 साल के नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने मंच से सिर्फ एक शब्द कहा, एक ऐसा शब्द जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। वो शब्द था स्वराज। ये पहली बार था जब कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अपने आखिरी लक्ष्य को स्वशासन घोषित किया। पर नौरोजी की सोच सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी। वो ये समझते थे कि साम्राज्यवाद एक ग्लोबल समस्या है। इसीलिए 1904 में वो एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में शामिल हुए। वहां उन्होंने रोजा लग्जमबर्ग जैसी बड़ी हस्तियों के साथ मंच साझा किया। अमेरिका में भी उन्होंने साम्राज्यवाद का विरोध करने वालों से रिश्ते बनाए। वो जानते थे कि भारत की लड़ाई दुनिया भर में चल रही आज़ादी की लड़ाइयों से जुड़ी हुई है। तो नौरोजी के इस असाधारण कहानी से हम आज क्या सबक ले सकते हैं? क्योंकि उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद नहीं है, वो आज की दुनिया के लिए भी बहुत गहरे मायने रखती हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबक है डेटा की ताकत। नौरोजी ने हमें दिखाया कि जज्बात से कहीं ज़्यादा असरदार होते हैं तथ्य। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के ही आंकड़े उठाए और उन्हीं से साबित कर दिया कि उपनिवेशवाद के सारे नैतिक दावे खोखले हैं। आज भी सत्ता के किसी भी रूप की आलोचना करने का ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। दूसरा सबक, अर्थशास्त्र की अहमियत। नौरोजी ने यह समझाया कि भारत की गरीबी कोई किस्मत का खेल नहीं थी, ये ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का सीधा नतीजा थी। उन्होंने ये बात स्थापित कर दी कि जब तक आर्थिक नियंत्रण हाथ में न हो, तब तक सच्ची राजनीतिक आज़ादी मिल ही नहीं सकती। और यही सोच आगे चलकर आज़ाद भारत की आर्थिक योजना का आधार बनी। और तीसरा सबक ये है कि आज़ादी की लड़ाई एक ग्लोबल लड़ाई है। नौरोजी ने हमें दिखाया कि कोई भी स्वतंत्रता संग्राम अकेला नहीं होता। उन्होंने दुनिया भर के विचारकों और कार्यकर्ताओं के साथ नेटवर्क बनाया। उन्होंने ये साबित किया कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई हमेशा से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट रहा है। और हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। नौरोजी ने अपने डेटा से ये साबित किया कि प्रॉब्लम कुछ नीतियों में नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में थी। तो आज के दौर में सोचिए, क्या कोई भी देश सच में तब तक डीकॉलोनाइज हो सकता है जब तक वो उसी ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना रहे जिसे औपनिवेशिक ताकतों ने ही बनाया था? ये एक ऐसा सवाल है जो दादा भाई नौरोजी के काम को आज भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक बना देता है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।